हाय फ्रेंड्स, मनुमैनिया स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम अभी विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने जो पहला भारत में जो विदेशी आक्रमण हुआ था उसके अंतर्गत ईरान को देखा था, या जिसको हम पारसी या फारसी आक्रमण बोलते थे या फारस का आक्रमण। तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से ईरानी जो साम्राज्य है वो बढ़ते बढ़ते भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत थे उनको, जो कंबोज, गांधार और सिंध वाला क्षेत्र था, उस पर अपना आधिपत्य जमाते हैं और वहीं पर 516 या 18 बीसी में वहां पर पहला आक्रमण देखने को मिलता है विदेशी आक्रमण के रूप में, जिसके नेतृत्वकर्ता के रूप में हमने दार्याऊ प्रथम या दारा प्रथम या जिसको डेरियस प्रथम बोलते थे। तो ठीक आज उसी प्रकार हमारा विदेशी आक्रमण है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो पहले ईरानी के बाद जो अगला आक्रमण था विदेशी, या जो दूसरा विदेशी आक्रमण बोले तो उस रूप में यूनानी आक्रमण को देखते हैं। और इसको देखें कि यूनानी आक्रमण कब हुआ, तो यह 326 बीसी में होता है। और इसमें इसके जो नेतृत्वकर्ता के रूप में रहते हैं, तो नेतृत्वकर्ता इसके मुख्य रूप से सिकंदर हैं और सिकंदर के बारे में ही इसमें पढ़ना है, जो हमारा दूसरा विदेशी आक्रमण है। तो इसके अंतर्गत सिकंदर के कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे, फिर जो उनकी दिले इच्छा थी कि पूरे विश्व को विजय करना है, अर्थात पूरे विश्व पर उनका राज हो, तो किस प्रकार वे अपने जो मैसेडोनिया या मकदूनिया में शासन करते थे और उस छोटे से देश से उठ करके उनकी जो भारत तक की यात्रा रही उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं यूनानी जो हमारा आक्रमण है उसको। तो सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण है, तो पहला हमने देखा था कि 516 या 500 कहीं कहीं 18 बीसी रहता है। तो उसमें देखें तो जो हमारा डेरियस प्रथम था उसके नेतृत्व में आक्रमण होता है। और यहाँ पर जो विदेशी आक्रमण है, इस जो यूनानी आक्रमण दूसरा, यह 326 बीसी में होता है और सिकंदर के नेतृत्व में होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनानी आक्रमण को। तो यूनानी आक्रमण से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही आता है कि यह जो कौन सा आक्रमण है, तो यह दूसरा विदेशी आक्रमण है। इसके अलावा देखेंगे कि बाद में मौर्योत्तर काल के बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो तुर्क हैं, तो तुर्क आकर के आक्रमण करते हैं, जो कि वो भी यूनानी ही रहते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा दूसरा आक्रमण। और ये जो है विदेशी आक्रमण के रूप में देखें तो प्रथम यूरोपीय अगर आक्रमण की बात करें तो ये हमारा सिकंदर का आक्रमण है। और जब दूसरा देखेंगे कि जो तुर्कों का आक्रमण होगा तो वो हमारा हो जाएगा दूसरा यूरोपीय आक्रमण। इसके अलावा इसके नेतृत्वकर्ता को देखें तो नेतृत्वकर्ता के रूप में यूनानी आक्रमण में सिकंदर को देखना है। और इतिहास में सिकंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में है और इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां इस प्रकार है। सिकंदर का जन्म कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है, कब हुआ है, तो 356 बीसी। कहाँ पर हुआ है, तो पेलोमेरेनस नामक स्थल पे हुआ है जो कि यूनान में है। इसके अलावा इनके पिता जो हैं फिलिप द्वितीय थे, जो कि मकदूनिया या मैसेडोनिया के शासक के रूप में वहां पर कार्यरत थे या वहां के शासक थे। सिकंदर के माता के जो नाम था वह था ओलंपिया। तो यहाँ से आप 2-3 ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 356 बीसी में। इनके जो पिता थे वो कौन थे, फिलिप द्वितीय, जो कि मैसेडोनिया या मकदूनिया के राजा थे। और इनकी जो माता थी वो ओलंपिया थी। इनका जो सिकंदर का प्रारंभिक नाम था, अर्थात जब सिकंदर नहीं थे, तो इनका जो प्रारंभिक नाम था, इनका नाम था अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन या मैसेडोनियन अलेक्जेंडर। तो इस रूप में इनको पहले बचपन में जाना जाता था। इसके अलावा इनको देखेंगे बाद में, यह सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट कब बनेंगे, तो ये आरावेला या गोगावेला के युद्ध में जब डेरियस को हराएंगे, डेरियस तृतीय को, तब जाके ये उपाधि सिकंदर महान का वहां से धारण करते हैं। तो इनका जो प्रारंभिक नाम था वह था अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। इनके जो गुरु का नाम है वो है अरस्तु। इसके अलावा हमने अभी बताया कि जो सिकंदर महान कब बन रहा है, तो ईरानी शासक डेरियस तृतीय को हराने के बाद। इसके बाद यदि देखिए तो जब सिकंदर प्रारंभिक अवस्था में थे, तो 336 बीसी में एक पिता के सहयोगी शासक के रूप में वहां पर शासन करने लगते हैं, अर्थात पिता के शासन में हाथ काट बटाना शुरू करते हैं। और यह पूर्णतः शासक कब बनते हैं, तो यह 329 बीसा में, जब इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है, तब इनके शासन की बागडोर इनके हाथों में आ जाती है। किसकी, मकदूनिया या मैसेडोनियन की। इसके अलावा इनका जो भारत पर आक्रमण को देखें कि इनका जो भारत पर आक्रमण कब है, तो यह 326 बीसी में रहता है और उस समय यह 30 वर्ष की अवस्था में होते हैं, अर्थात यह 30 वर्ष की अवस्था में 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करते हैं। उनसे पहले की घटनाएं क्या थी उनको भी समझेंगे। इनकी जो मृत्यु है, अभी सिकंदर से जुड़े हुए बेसिक सवाल हैं जो जानना चाहिए। इसके अलावा इनकी मृत्यु को देखें तो 323 बीसी में
टाइफाइड से या वो बुखार से बेबीलोन में देखेंगे तो इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी उम्र जो रहती है 33 वर्ष रहती है। इसके अलावा इनसे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण जो है, इनका प्रिय घोड़ा का जो नाम है वह है बुफेकाल। तो इससे ज़्यादा सवाल आते नहीं है, एक सिकंदर के रूप में ये आपको जानना चाहिए। यहाँ से बेसिक कुछ क्लियर होते हैं कि सिकंदर कौन थे। अब जैसा कि देखिए, इनके जो पिता थे फिलिप द्वितीय, तो फिलिप द्वितीय की दिले इच्छा थी या उनकी इच्छा थी कि वह पूरे राज्य का या पूरे जो धरती है उसके शासक बने या उसके प्रणेता के रूप में रहे, अर्थात ये बहुत बड़े शक्ति के रूप में अपने आप को सामने लाना चाहते थे। लेकिन इनको देखा जाए फिलिप द्वितीय को, तो ये यूनान ही नहीं जीत पाते हैं और इनकी मृत्यु 329 बीसी में हो जाती है। तो अपने पिता की इच्छा या सपना को पूरा करने के लिए महान सिकंदर, यही देखेंगे कि 329 में वहाँ से इनका जो प्रारंभिक यात्रा है विजय होने का या सम्राट बनने का, वो यहाँ से प्रारंभ हो जाता है और गुरु अरस्तु से ये सीख लेकर के, शिक्षा लेकर के विजय अभियान पर निकलते हैं। तो इनका अगर विजय अभियान को देखें कि किस प्रकार ये भी जो क्षेत्र है उनको विजय करते हुए भारत में आते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, जो सवाल है वो वहीं से आते हैं कि भारत में जो सिकंदर का भूमिका रहा वो किस प्रकार रहा। लेकिन इनका अगर प्रारंभिक देखिए तो ये एक मैप जो हमने बनाया है, यहाँ पर देखिए तो ये जो हमारा ओमान, अभी का जो ओमान वाला गल्फ है वो है, ये लाल सागर है। इसी में देखिए यहाँ पर तो ये जो मकदूनिया अर्थात एशिया, बैक्टीरिया, इसके अलावा ओमान, इजराइल, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, इसमें यदि देखें तो उस समय जो मकदूनिया या मैसेडोनिया है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहीं पर शासन कौन कर रहा है? सिकंदर। अब यहाँ से सिकंदर, ये पूरा यूनानी साम्राज्य, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा जो ये क्षेत्र है ये यूनानी साम्राज्य के रूप में देख रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र हैं जो छत्रप के रूप में है या प्रांत के रूप में है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रीय राजा शासन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सिकंदर ये जो ग्रीक और लैटिन क्षेत्र है इन पर विजय करना प्रारंभ करता है, इन सारे क्षेत्रों पर अपना विजय हासिल कर लेता है 2 वर्ष में, अर्थात 329 से 330-31 आते आते तक। उसके बाद यहाँ से देखिए तो सीधा आक्रमण कहाँ करता है? तुर्की माइनर या जो एशिया माइनर वाला क्षेत्र है जो तुर्की में अभी पड़ रहा है, तो वहां पर सिकंदर का अगला आक्रमण होता है। इसके अलावा ये जो सीरिया देखिए, तो सीरिया ये देखिए तो पूरा हमारा जो है इस पर फारस का जो आधिपत्य है या फारस के अधीन है सीरिया। ये मिस्र वाला हिस्सा ले लीजिए यहाँ से, तो ये मिस्र वाला हिस्सा, यहाँ से अगर देखें तो ये जो पश्चिमी भारत है यहाँ पर हमारा, ये पूरा पश्चिमी भारत, और यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ पर देखें तो ईरानी साम्राज्य के रूप में देखने को मिलता है। ये जो फारसी साम्राज्य था, फारस का जो साम्राज्य था वो यहाँ देखने को मिलता है। और यहीं बैक्टीरिया के पास में देखेंगे, मध्य एशिया के पास, यहाँ पर डेरियस तृतीय का शासन चल रहा होता है। और ईरानी आक्रमण के समय हमने पढ़ा था कि जो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम था, तो उसने जो पश्चिमोत्तर भारत का कंबोज, सिंधु और गंधार वाला क्षेत्र था, तो उस पर अपना आधिपत्य जमा करके 20वां प्रांत बनाया था, जहां से 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें तो जो सीरिया वाला क्षेत्र है, मिस्र वाला है, तो सीरिया पर भी इसका सिकंदर का विजय होता है, मिस्र पर भी यह विजय प्राप्त करता है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया पर है, तो यहाँ पर देखें तो ये जो पूरा फारस का साम्राज्य है, ये सारे जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं इनके अधीन में रहते हैं, किसके? फारस के साम्राज्य में। और यहाँ पर जो मेन बैठा हुआ है वह है कौन? डेरियस तृतीय। तो सिकंदर इन सब को जीतते हुए सीधा अटैक किस पे करता है? डेरियस 3 पे। और डेरियस 3 को देखें तो जो इसकी सेना थी वह सिकंदर की सेना से 40 गुना ज़्यादा बड़ी थी। और इस क्रम में देखा जाए तो सिकंदर की जीतने की जो संभावनाएं थी वह बहुत कम थी डेरियस के मुकाबले। लेकिन देखा जाए तो सिकंदर और डेरियस, ये देखिए सिकंदर और डेरियस में 330 या 331 बीसी में वहीं यूनान वाले क्षेत्र में जो बैक्टीरिया वाला प्रदेश है वहां पर डेरियस तृतीय से लड़ाई युद्ध होता है और वो 40 गुना सेना को अकेले सिकंदर की सेना हराती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो उस समय के हराने के बाद ही हम जो अभी पढ़े थे कि यह सिकंदर महान की उपाधि या जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि धारण करता है, तो वो कब करता है? तो यही जो अरावेला या गोगावेला का युद्ध है जो 330 या कहीं कहीं पर 31 मिलता है, ज़्यादातर 31, अगर 30 ना रहे तो 31 को लगाएंगे। तो ये जो 331 बीसी में अरावेला या गोगा मेला का युद्ध हुआ, इसी युद्ध पर जीतने के बाद जो है सिकंदर महान अपने में टाइटल लगा लेता है। तो इस समय से सिकंदर ना होकर सिकंदर महान के रूप में जाना लगता है।
अब यहाँ पर तो हमने विश्व विजय अभियान देख लिया। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं कि बैक्टीरिया जीत करके जैसे ही सिकंदर बैक्टीरिया को जीतता है तो ये जो फारस का साम्राज्य है समाप्त हो जाता है। और ज्यों ही फारस का साम्राज्य हुआ तो ये जो पश्चिमोत्तर भारत पर जो 3 प्रांतों पर ईरान का या फारस का हमारा साम्राज्य चल रहा था तो वो भी मुक्त हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो भारत की सेना है और सिकंदर की सेना, यहाँ पर हम देखेंगे कि सिंधु नदी के तट पर आमने सामने दोनों हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये भारत में इसका सिकंदर का किस प्रकार यहाँ पर एंट्री होता है। तो यदि हमने मैप पे समझे भारत को तो सबसे पहले देखेंगे कि सिकंदर का भारत में विजय अभियान क्या रहता है। तो यदि सिकंदर का भारत में विजय अभियान देखें तो सिकंदर 326 बीसी में भारत में प्रवेश करता है। किनके साथ? तो निर्याकस, एनासीक्रिटस और अरिस्टेबुलस के साथ, अस्टिबुलस के साथ। तो ये कब प्रारंभ होता है? 326 बीसी में। किनके साथ प्रारंभ करता है, जो यात्रा आरंभ करता है? तो निर्याकस या नियार्कस, इसके अलावा एनासीक्रिटस और एस्टिबुलस के साथ। ये जो है 3 विद्वान हैं। निर्याकस को देखें तो ये तो एक राइटर या लेखक के रूप में भी देखने को मिलेंगे। तो जब यहाँ से सिकंदर यहाँ पर आते हैं तो अभी यहाँ पर देखिए सिंधु नदी के तट पर है और सिंधु और झेलम के बीच में जो शासक है वो है आम्भी। और आम्भी और इसका एक मित्र रहता है शशिगुप्त। तो अब यहाँ से देखिए आम्भी की कहानी क्या है। तो जैसे ही सिकंदर सिंधु नदी तट पर पहुँचता है तो ये जो आम्भी है जो सिंधु और झेलम के बीच का शासक है या जो वहाँ पर शासन क्षेत्रीय राजा के रूप में है। अब ये आम्भी का एक मित्र है शशिगुप्त, वो भी क्षेत्रीय राजा है। और ये दोनों मिल करके सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। किस लिए वो देखेंगे। तो सिंधु और झेलम के बीच में कौन शासक था? आम्भी और शशिगुप्त। और इसके अलावा ये जो दोनों हैं आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा झेलम और जो चिनाब वाला क्षेत्र है, अर्थात ये वाला क्षेत्र झेलम और चिनाब के बीच में देखें तो यहाँ पर कौन है? पोरस। तो यहाँ पर देखें तो सिकंदर तो सीधा यहाँ तक आ चुका है झेलम नदी के तट पर, क्योंकि इन्होंने आत्मसमर्पण करके उनसे हाथ मिला लिया है। क्यों मिलाया? क्योंकि आम्भी की दुश्मनी थी पोरस के साथ और वो चाहता था कि सिकंदर के साथ मिल करके पोरस को हराया जाए, और हुआ भी कुछ यूं ही। तो यहाँ पर अब जब झेलम के सामने आ गई है सिकंदर की सेना और वहीं पर मिलती है पोरस की सेना, अब दोनों में होता है झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो शासक है पोरस, उनमें युद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। तो युद्ध कहाँ पर होता है? तो इस झेलम नदी को पहले बोलते थे हम, जो पुराना नाम है वो है वितस्ता नदी। तो इसको वितस्ता का भी युद्ध भी बोलते हैं। और इसी वितस्ता का जो यूनानी नाम है, यूनान में इसको हाइडेस्पीज बोलते हैं। तो आज के बाद यदि पूछे कि हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध कहाँ हुआ था तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। और कब हुआ था? तो यही 326 बीसी में। और यहाँ पर युद्ध होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारा पोरस है इसकी सेना अच्छे से लड़ती है, लेकिन फिर भी यह हार जाती है वीरतापूर्वक लड़ने के बावजूद भी, क्योंकि इसके साथ 2 गद्दार जो आम्भी और शशिगुप्त थे सिकंदर के साथ मिले हुए थे। इसके बाद यदि देखें तो जब पोरस हार जाता है तो ऐसा कहानी है कि पोरस के सामने सिकंदर के सामने पोरस को पेश किया जाता है। तो सिकंदर पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस का सीधा जवाब होता है कि तुमको वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करना चाहिए जैसा एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ करता है। और इस जवाब से सिकंदर प्रभावित होता है। और अंत में हम देखेंगे कि जब सिकंदर भारत से बाहर या वापस लौटेगा, जब उसकी सेना मना कर देगी ब्यास नदी के तट के बाहर जाने से, तो वहां पर देखेंगे कि इनाम के रूप में सबसे बड़ा हिस्सा पोरस को ही मिलेगा। तो यहाँ पर पोरस जो देखिए ये जो झेलम और चिनाब के बीच का हिस्सा है, यहाँ पर पोरस शासक है और इसको भी वितस्ता या हाइडेस्पीज युद्ध जो 326 बीसी में होता है इसके तहत इसको हरा देता है। अब जो है सिकंदर की सेना यहाँ से चिनाब नदी से आगे बढ़ती है। तो रावी और ब्यास नदी के सामने देखिए तो बहुत सारे गणराज्य हैं, यहाँ पर छोटे छोटे गणराज्य या क्षेत्रीय शासक हैं। तो इनमें से देखें तो कुछ आत्मसमर्पण कर देते हैं और कुछ युद्ध करने की अपने ठान लेते हैं कि नहीं हम सिकंदर से युद्ध करेंगे। तो ये जो चिनाब, रावी और ब्यास के मध्य के जो है, तो इस प्रकार देखें तो सीवी, मालव, शूद्रक, इसके अलावा अस्मक, तो ये सारे जो हैं हमारे देख रहे हैं छोटे छोटे गणराज्य हैं। तो अब सिकंदर को आम्भी के बाद पोरस से युद्ध करना पड़ा, उसके बाद कई छोटे गणराज्यों से युद्ध करना पड़ा। तो उन गणराज्यों में यदि देखें, और एक बात ये देखेंगे कि जब पोरस को उस समय अगर यदि भारत में देखा जाए तो एक धनानंद को छोड़ करके
दूसरा जो मजबूत शासक रूप में था वह था हमारा पोरस, और सिकंदर ने पोरस को भी हरा चुका था। तो वहां पर जब चाणक्य थे जो कि तक्षशिला वाले क्षेत्र में थे, तो जो चाणक्य थे तो उन्होंने सारे गणराज्यों को बोला था कि आप सभी एक हो जाओ, नहीं तो एक एक करके सारे हारे जाओगे और सिकंदर को विश्व विजेता बनने से कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पर देखें तो कोई मानता नहीं है, और कोई आत्मसमर्पण कर देता है और कोई युद्ध करता है। तो उन 8 जो 10 गणराज्य थे उनमें सबको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ते हैं। तो जो मालव गणराज्य है जो हमारा चिनाब और रावी वाला क्षेत्र में है, तो ये इसको मालव गणराज्य को देखिए, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बन जाता है मालव गणराज्य को पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर जो सिकंदर है युद्ध करते हुए बुरी तरह घायल हो जाता है, और इसमें पुरुष महिलाएं, और जब घायल होता है तो पुरुष महिलाएं और बच्चों का कत्लेआम करता है और उनका नरसंहार करता है। क्योंकि वह यहाँ पर इस युद्ध में ऐसा बताया जाता है कि मालव गणराज्य के युद्ध में सिकंदर मरते मरते बचा था। तो एक सब ऑब्जेक्टिव ये भी आता है कि वह कौन सा युद्ध था जिसमें सिकंदर की मृत्यु होते होते बच गया, या सिकंदर की जान जाने से बची, तो वो मालव गणराज्य का युद्ध था। इसके बाद देखें, इसमें भी देखें तो जीत सिकंदर की होती है। उसके बाद देखें तो अश्वक गणराज्य था, ये भी चिनाब और रावी वाले क्षेत्र में था। तो अश्वक की राजधानी जो है मशक है, तो या तो अश्वक रहे या मशक रहे, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर देखें तो महिला और पुरुष दोनों वीरता पूर्वक लड़ते हैं, और यहाँ भी अर्थात पुरुष पहले लड़ते हैं जब, लेकिन पुरुष का कत्लेआम होने लगता है, उनकी संख्या कम होती है, तो महिला भी यहाँ पर लड़ना शुरू करते हैं। तो वह कौन सा गणराज्य था, वह कौन सा क्षेत्र था जहाँ पर सिकंदर के खिलाफ महिलाएं भी वीरता पूर्वक लड़ी थी। हालांकि यहाँ पर भी देखेंगे तो अश्वक गणराज्य में भी सिकंदर की ही जीत होती है, तो वह अश्वक गणराज्य था जहाँ महिलाएं भी सिकंदर के विरुद्ध लड़ाई में उतरी थी। इसके अलावा देखें तो अगस्लोई गणराज्य है। अगस्लोई गणराज्य में देखें तो पुरुष वीरता से लड़ते हुए हार गए, और जो महिलाएं थी वह जौहर प्रथा की भांति आत्महत्या कर लेती हैं। तो जौहर प्रथा में हालांकि देखा जाए तो आग में कूद के जान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा देखने को नहीं मिला यहाँ पर, लेकिन आत्महत्याएं देखने को मिली यहाँ पर अगस्लोई गणराज्य। तो किस स्थान पर महिलाएं आत्महत्या कर ली सिकंदर के विरुद्ध, अर्थात सिकंदर से लड़ने के बजाय मरना ज्यादा पसंद की, तो वो अगस्लोई गणराज्य। ये सारे पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। इसके बाद जो पाटल गणराज्य है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यह सिकंदर का अंतिम विजय अभियान था। तो यह जो पाटल गणराज्य है कहाँ पर, तो ब्यास नदी के तट पर। ये ब्यास मतलब रावी और ब्यास के मध्य का हिस्सा है, और ब्यास नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये पाटल गणराज्य है। यहाँ पर देखें तो ये सिकंदर का अंतिम विजय अभियान था, अर्थात इसने मालव को जीता, अश्वक, अगस्लोई और पाटल सभी को जीत लिया। लेकिन यहाँ पर देखें तो जो पाटल गणराज्य को जीतता है, तो उसके बाद यहाँ इससे आगे बढ़ता, तो इस वाले क्षेत्र में हमने देखा था कि जो ब्यास नदी को पार करने के बाद यहाँ नंद वंश का शासक मगध के साम्राज्य में, ये सारे सुरसेन, कुरुक्षेत्र, ये जो महाजनपद थे उन पर किनका मगध का उत्कर्ष हो चुका था, और मगध का आधिपत्य हो चुका था, और उन पर उस समय धानानंद अर्थात नंद वंश का शासन चल रहा था, हमने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ तक आते आते देखिए तो पाटल गणराज्य को हराने के बाद वहीं युद्ध रणनीति बन रही थी कि किस प्रकार उस मगध का जो धनानंद है उसको हराया जाए। लेकिन यहाँ तक आते आते ब्यास नदी पार करने से इसकी जो सेना है सिकंदर की वो मना कर देती है। वह क्यों करती है मना, तो यदि देखें तो 326 ईस्वी से हमारा सिकंदर निकला हुआ है, और यह अभी तक जो 323 बीसी आ जा रहा है जब भारत पर आ रहा है, तो लगभग 10 सालों से इसकी सेना लगातार लड़ रही है। यहाँ देखें तो यहाँ संघर्ष तुर्की वाले क्षेत्र में, सीरिया पर, मिस्र पर, इसके अलावा बैक्टीरिया का 40 गुना सैनिकों, तो सैनिकों की संख्या भी कम हो गई है। इसके अलावा काफ़ी दिनों से युद्ध कर रहे हैं तो कमज़ोर बीमार भी हो रहे हैं। तो इस कारण से ब्यास नदी, मतलब यहाँ जो पाटल गणराज्य को जीता, तो ये जो ब्यास नदी है उसको पार करने से मना करता है। कौन, तो सिकंदर के सैनिक। इसके अलावा देखें तो नंद वंश से भय, अर्थात उनके सैनिकों में ही किसी सैनिक ने ऐसा अफवाह उड़ा दिया कि हमने अभी जितने भी राज्यों को हराया है, गणराज्य थे, ये तो मामूली और छोटे छोटे थे, इससे कई गुना और मजबूत जो शासक है अभी बाहर वहाँ पे नंद वंश में बैठा हुआ है। तो इस कारण से देखें तो उनका जो हमारा उल्लास था वो कम हो जाता है सिकंदर के सैनिकों का, और वो वहां से जाने के लिए मना कर देते हैं। इसके अलावा चाणक्य की अफवाह, चाणक्य ने देखें तो एक वहीं से बैठे बैठे एक दिमाग लगाया और एक अफवाह उड़ा दी। उन्होंने कुछ चूहे छोड़ दिए जो सिकंदर के रसोई घर थे या जो वहां पर उनके खाना वाला क्षेत्र था,
तो वहां से जो चूहे थे वो उनके खाना खा रहे थे और ऐसा अफवाह फैला दिया गया कि देवी माँ जो है सिकंदर की खाना खा रहे हैं और इनको भूखे मार देंगी, तो ये भी एक डर था उनको। इसके अलावा घर वालों से मिलने की चाहत, तो बहुत तरह के ऐसे कारण थे जिसके कारण सिकंदर की जो सेना है वह ब्यास नदी पार करने से मना कर देती है। और अंततः देखेंगे कि सिकंदर यहाँ से लेकर के जब 323 बीसी में एंट्री होता है और कब तक रहता है, तो सिकंदर कुल 19 महीने तक भारत में रहता है। और जो भी इसने युद्ध किए ये इस प्रकार थे: आम्भी, आत्मसमर्पण, पोरस से जो हाइडेस विजय वितस्ता का युद्ध था वो होता है, गणराज्यों से युद्ध होते हैं। इसके अलावा ब्यास नदी को पार करने से मना कर देता है। और जब वापस जाता है तो वहीं वापसी के क्रम में 323 बीसी में देखेंगे कि टाइफाइड से बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी दिल की इच्छा सिकंदर की एक ये थी, जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार कर दे मना कर देती है पार करने से, तो वहाँ पर वो सिकंदर का एक कथन है कि मैं दुनिया जीत कर अपने सैनिकों से हार गया। तो कभी कभी ये कथन भी, स्टेटमेंट भी पूछ लेता है। इसके अलावा इसकी दिल की इच्छा थी कि मरने के बाद इसके हाथ ताबूत से बाहर निकाल दिया जाए ताकि दुनिया देखे कि सब कुछ जीतने के बाद भी इंसान कुछ साथ नहीं ले जाता है। तो ये कभी कभार पूछ लेते हैं। इसके अलावा देखें, जब यहाँ पर सिकंदर की सेना यहाँ से वापस जा रही है तो इसी वाले क्षेत्र से यहाँ पर देखें तो ये सिंधु नदी के मुहाने पर पहुँचती है और मुहाने पर पहुँच करके दो भागों में बढ़ जाती है। जो पहला भाग है वो देखिए जल मार्ग से जा रही है, जो अरेबियन सी है हमारा उससे जा रही है। और अरेबियन सी का जो सेनापति है अर्थात 50-50 भागों में 50-50% होकर बढ़ जाते हैं। और वहाँ पर हम देखेंगे कि जो इस वाले नदी वाले क्षेत्र से जो जा रहे हैं सेना, उसकी आधी सेना, तो उसका जो हमारा सेनापति है वो कौन है, तो निर्याकस है, जो इसके साथ आया था। और जो दूसरा स्थल मार्ग में है तो उसका नेतृत्व कौन करता है, तो सेनापति क्रेटरस नेतृत्व करते हैं उस आधी सेना का, और उन्हीं के साथ रहता है सिकंदर। तो सिकंदर वापसी किस मार्ग से किया था, तो स्थल मार्ग से किया था। भारत में कितने समय तक रहा, तो 19 महीने तक रहा। अंतिम विजय अभियान कौन सा था, तो पाटल गणराज्य पर विजय था। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। कहाँ पर कौन से युद्ध में देखें तो सिकंदर मरने से बचा था, तो ये मालव का गणराज्य का युद्ध था। तो इस प्रकार यदि देखें तो स्थल मार्ग से सिकंदर जाता है और इसी रास्ते में इराक के बेबीलोन में इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखेंगे कि इसकी मृत्यु हो जाती है टाइफाइड या बुखार से। तो एक सिकंदर के बाद में देखा जाए तो सिकंदर ही एक ऐसा विश्व इतिहास में शासक है जिसकी जन्म अलग महादेश में, मृत्यु अलग महादेश में और इसको दफन अलग महादेश में किया जाता है। तो यह इस प्रकार यदि देखें तो सिकंदर का जन्म देखते हैं तो मकदूनिया यूरोप में होता है, इसका मरण जो है बेबीलोन एशिया में होता है, और यह दफन देखें तो सिकंदरिया अर्थात अफ्रीका में होता है। तो कौन सा वैसा शासक है जिसका जन्म, मरण और दफन तीनों अलग अलग जगह हुए, तो सिकंदर। जन्म कहाँ होता है, मकदूनिया का यूरोप में, मरण कहाँ होता है, बेबीलोन जो एशिया में है, और दफन तो सिकंदरिया अफ्रीका में। इसके अलावा सिकंदर कितने दिन रहा, 19 महीने रहता है। तो अब देखें यहाँ पर, तो अब जब सिकंदर यहाँ से आया, किस प्रकार से विश्व विजय करते हुए आया, भारत में इसके क्या क्षेत्र रहे, किस क्षेत्र में क्या कौन सा हिस्सा जीतता है, तो लगभग यह सिंधु से लेकर के ब्यास नदी तट तक ही रहता है। और इसी के क्षेत्र में जो अर्थात यह अगर आगे बढ़ता तो हो सकता था धनानंद इसको हरा दे, या यह ऐसा भी पॉसिबल था कि जब सिकंदर जब अपने से 40 गुना साम्राज्य को हरा सकता है तो धनानंद को भी हरा सकता है। तो कभी कभी इस पर लिखने के लिए भी आ जाता है, तो उसको आप यदि बेसिक रहेगा तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद जब यहाँ से सिकंदर लौटता है तो लौटते हुए अपने जो ये विजित इसके क्षेत्र थे, ये वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों का बंटवारा भी करता है। तो वो बंटवारा कैसे करता है, अर्थात विजित प्रदेशों को बंटवारा का देखें तो जो सिंधु नदी का उत्तरी और पश्चिमी है, सिंधु नदी का उत्तरी और पश्चिमी भाग है, तो यह किसको मिलता है, तो फिलिप को मिलता है। आगे चल करके फिर यह सिंधु नदी का दक्षिणतम हिस्सा अर्थात इस साइड का जो हिस्सा है किसको मिलता है, तो पिथौन को। यह तो बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको हमेशा याद रखें। इसके बाद सिंधु और झेलम का हिस्सा आम्भी को मिलता है। सिंधु और झेलम में हम पहले भी देखे थे कि यहाँ का शासक आम्भी था, तो उसको वो प्रदेश दे दिया जाता है। और सबसे बड़ा जो इनाम मिलता है वो से झेलम से ब्यास तक का हिस्सा मिलता है, क्योंकि जो पोरस हम देखे थे तो झेलम से चिनाब तक था, जबकि चिनाब के बाद रावी और रावी के बाद ब्यास। तो ये वाला जो पहले उसका इतना सा हिस्सा था, अभी उसको इतना बड़ा हिस्सा मिला था, तो यह सबसे बड़ा इनाम के रूप में पोरस को मिला था। इसके अलावा देखिए कश्मीर वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र है,
तो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है यह किसको मिला था, तो अभिसार को मिला था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में जरूर पूछेगा कि सिंधु नदी का उत्तरी या पश्चिमी भाग या फिलिप को कौन सा क्षेत्र मिला था, पिथोन को क्या मिला था, पोरस को क्या, तो ये सारे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसने 3 गवर्नर भी नियुक्त किए थे कश्मीर के क्षेत्र में, काबुल के क्षेत्र में, तो वो कहाँ कहाँ, तो काबुल वाला जो क्षेत्र था वहां पर आक्से अर्टस थे। इसके अलावा जो सिंधु नदी का तटीय क्षेत्र था, अर्थात ये सारे जो इधर तटीय क्षेत्र हैं वहां पर गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया, तो निकेनर के रूप में। ये सारे यूनानी शासक थे या इसके सहयोगी थे जो कि जो जीते हुए क्षेत्र थे वहां पर गवर्नर नियुक्त किया, ताकि इन पर इनका फिर से आधिपत्य रहे, ऐसा ना हो कि सिकंदर का जीता हुआ प्रदेश पूरा स्वतंत्र हो जाए। इसके अलावा पैठन को कहाँ का बनाया, तो सिंध के मध्य का क्षेत्र वाला, इस वाले क्षेत्र का। तो इस प्रकार देखेंगे कि इसने जो विजित क्षेत्रों का विजेता बना तो उन क्षेत्रों का बंटवारा भी कर देता है और लौटते समय यह करता है। इसके बाद देखेंगे कि 323 में जब सिकंदर की मृत्यु होती है उसी समय इस फिलिप की भी मृत्यु हो जाती है, तब यह जो हमारा प्रदेश का बंटवारा है यह फिर से देखेंगे कि 321 बीसी में ट्रिपेंडिस की संधि होगी और उसमें फिर से इन क्षेत्रों का बंटवारा किया जाएगा। तो ये सारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे मिलते हैं। जन्म कब हुआ, इनके पिता कहाँ के शासक थे, सिकंदर शासक कब बना, सवाल देखिए क्या कहेगा, भारत पर पहला सिकंदर का आक्रमण कौन सा था, तो ये था। उम्र क्या थी, 30 वर्ष। मरा कब, 323 में। उम्र क्या थी, 33 वर्ष। प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, बुफेकाल। बाद में देखिएगा कि झेलम नदी के तट पर यह बुफेकाल नहर की स्थापना भी करता है। इसके अलावा किस प्रकार से विश्व विजय करता है और किस प्रकार से भारत विजय करता है। इसके अलावा जैसे हमने ईरानी साम्राज्य या जो ईरानी अटैक पढ़ा था हमने, जो इससे पहले होता है, तो वहां पर हमने देखा था कि ईरानी आक्रमण के कुछ प्रभाव थे। तो इसी प्रकार जब सिकंदर भी भारत पर अटैक किया, आक्रमण किया, तो सिकंदर के भी कुछ प्रभाव रह गए थे भारत में। तो उनको यदि देखें तो वो कुछ हमें इस प्रकार दिखेंगे, तो उनको पढ़ लेंगे तो हमारा ये जो पूरा टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। यदि सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव को देखें या जो यूनानी आक्रमण के प्रभाव को देखें, तो इसके बारे में एक जो कथन है वो इम्पोर्टेंट है। वह कथन कौन सा है, तो इस नाम को याद रखिएगा, विंसेंट स्मिथ, अर्थात जो एक इतिहासकार थे। तो उन्होंने कहा कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। अर्थात इनका कहने का मतलब था कि सिकंदर बहुत कम समय के लिए आया और बहुत सारे क्षेत्रों को जीत करके चला गया था। तो ये कभी कभी एक स्टेटमेंट पूछता है। इसके अलावा सिकंदर या यूनानी आक्रमण के प्रभाव को देखें तो जिस प्रकार हमने ईरानी आक्रमण के प्रभाव में देखा था कि वहाँ पर जो अभिलेखीय उत्खनन कराने की जो परंपरा थी वहाँ से ली गई थी। इसके अलावा जो नए शब्द कुछ मिले थे, सिर मुंडवाने की, तो ये सारे वहाँ के थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखें व्यापार मार्ग हमें वहाँ भी मिला था। तो सिकंदर या यूरोपीय जो हमारा यूनानी जो इधर से आक्रमण होता है, तो यहाँ पर भी देखें तो जल मार्ग जिधर से हमारा निर्याकस जा रहा है और स्थल मार्ग को देखें जिधर से सिकंदर जा रहा है। तो यहाँ पर देखें तो जो 2 मार्ग हैं, व्यापार मार्ग, इनकी उत्पत्ति होती है, इनका प्रारंभ होता है। इसके अलावा क्रमागत इतिहास लिखने, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए यह क्रमागत इतिहास लिखने की जो परंपरा है, जो शुरुआत है वह यहीं से शुरू होती है। अर्थात जो इतिहास लिखने का एक सिलसिला चलता है कि सिकंदर की मृत्यु के इतने दिन बाद, सिकंदर की मृत्यु से इतने दिन पहले, ये सब फलाना ढिमकाना करके ये सब लिखना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जब मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे हम तो देखेंगे वहाँ पर गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास होगा। तो जो गंधार शैली है जिसको हेलोनिस्टिक शैली बोलते हैं, तो इसका जो देन है, उद्भव है, हमारा यूनानी या सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव है। इसके अलावा जो सिकंदर है वो नगरीकरण के बढ़ावा देता है। नगरीकरण को किस प्रकार, तो ये जो झेलम नदी का तट है तो वहाँ पर निकैया नामक शहर या नगर बनवाते हैं। देखिए निकैया को लिख लीजिएगा, विजयनगर भी बोलते हैं। तो ये झेलम नदी के तट पर निकैया या विजयनगर को बनवाता है। इसके अलावा हमने देखा था कि उसके प्रिय घोड़े का नाम बुफेकाल था। तो उस बुफेकाल की याद में एक बुफेकाल नगर बनाता है। कहाँ पर, तो झेलम नदी के तट पर। इसके अलावा सिंध नदी देख लीजिए, सिंध नदी के तट पर कौन बनवाता है, तो सिकंदरिया नामक नगर बनवाता है। ये भी एक नगर ही है। सिकंदरिया कहाँ बनवाया, सिंध नदी तट पर। किसने बनवाया, सिकंदर ने। कब बनवाया, तो विजय क्षेत्रों के
मतलब उन पर विजय पाने के बाद। इसके अलावा मिस्र में देखें, जब हमने देखा था जो सीरिया से नीचे है मिस्र वाला जो हिस्सा है, तो वहाँ पर नील नदी पर देखें तो अलेक्जेंड्रिया नामक नगर का निर्माण करवाता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो जो ज्योतिष के क्षेत्र में ये जो सिकंदरिया सिंध नदी पर बनवाया है, यह लिख लीजिए काबुल वाले क्षेत्र में है, ये जो है काबुल वाले क्षेत्र में है। तो ये भी पूछ सकता है कि काबुल वाले क्षेत्र में सिकंदर ने कौन सा नगर बनवाया, तो सिकंदरिया। मिस्र में नील नदी पर अलेक्जेंड्रिया नगर। इसके अलावा ज्योतिष के क्षेत्र में आप होरोस्कोप देखते होंगे या होरोलॉजी, जो होरा चक्र के माध्यम से, अर्थात उसमें कुछ चक्र का माध्यम रहता है और उससे जो ज्योतिष के बारे में बताया जाता है, तो उसकी जो उत्पत्ति है, जो हमारी जो उसका देन है, वह किसका देन है, तो सिकंदरिया यूनानी आक्रमण का। इसके अलावा देखें तो जो यूनानी लोग थे, ये 7 कलर से या 7 के जो नाम है, अर्थात किसी भी चीज़ में इनका 7 का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता था। तो ये जो सप्ताह में 7 दिन, रंग में 7 रंग, तो ये सारे इन्हीं के देन थे, सिकंदर के। इसके अलावा जन्म पत्री बनवाने में देखिएगा तो ये सारे जो प्रभाव या देन है, ये हमारे यूनानी। या इसके अलावा ये देखिए एक नाम है, ये देखिए नाम, ये कालानास था। ये कालानास कौन था, तो भारतीय दार्शनिक के रूप में था। और इसको जब सिकंदर भारत से जा रहा था, जब लौट रहा था 19 महीने रहने के बाद, तो इसको साथ लेके गया था। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि जब सिकंदर भारत से लौट रहा था तो किस दार्शनिक को या किसको साथ ले गया, तो कालानास। तो इस प्रकार से जो सिकंदर से बेसिक थे उसको देखा। विश्व में किस प्रकार से वो एक मैसेडोनिया में रहता है, वहाँ के गणराज्यों को जीतता है। उसके बाद किस प्रकार से एशिया माइनर पर अटैक करता है। उसके बाद डेरियस 3 को हराता है और धीरे धीरे वहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे 5 सालों में, उनको हराता है। उसके बाद भारत में घुसता है, तो देखेंगे कि आम्भी और जो शशिगुप्त थे उनसे मित्रता करता है, आत्मसमर्पण कर देते हैं, जो भी रहा। पोरस को हराता है। उसके बाद जो 8 है, जो हमारा चिनाब और रावी और जो हमारा ब्यास नदी है, वहाँ पर देखिए तो जो मुख्य गणराज्य थे उसको हमने देखा, पाटक, अस्मक, इन गणराज्यों में हराता है वहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे करके ब्यास नदी तट पर इसकी सेना मना कर देती है और धनानंद का शासन रहता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से याद कर सकते हैं और पूछा भी जाता है। तो यदि सिकंदर को इस तरह से पढ़ें तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा, बेसिक क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट बना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे, इसके कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।